बिल्कुल ही डूब गई थी मैं, मतलब इतना डिप्रेशन में चली गई थी। घटिया कोई बेटी नहीं हो सकती। किसी ने जो गलत किया है, बहुत गंदा टाइम था यार, बट मुझे आज तक नहीं मिली। बस शांत रहना है। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मैं अपनी इच्छा मार के उसने मेरे सपने पूरे करे। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि कॉम्प्रोमाइज होता क्या है। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल LB भट्ट 22। सो आज मैं आप मेरी जर्नी बताने वाली हूँ कि यहाँ तक अगर मैं पहुँची तो कैसे पहुँची, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, और आप सभी लोग जानना चाहते हैं। आई नो मेरी जो जर्नी रही है बहुत आसान नहीं कहेंगे, बहुत ही मुश्किल कह सकते हैं, बट कहते हैं ना कि हम बहुत कुछ चीज़ें से ही सीखते हैं। जैसे हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, बट उसी चीज़ों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ठोकर ना लगे ना तो हम उस चीज़ को नहीं सीखते। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट इट्स ओके। मैंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर भी उस चीज़ को छोड़ के मैं आगे बढ़ी। और तो ये सारी चीज़ें ना आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत ही मुश्किलों के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे सच बताओ तो मुझे यकीन ही नहीं था खुद पे, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया ना लाइफ में कि मुझे भरोसा उठ गया था कि यार मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी या नहीं पहुँचूंगी। बीच में एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि डायरेक्टर थे, तो मैं एक्टिंग का ऑडिशन देने गई थी, ये मैं आपको बताऊंगी। तो उसने बोला कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। मुझे आप जैसे कि मैंने अपनी पहली स्टोरी में बताया कि भाई मुझे काफ़ी हद से ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं एक्टिंग करूं या फिर डांस करूं, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो मेरी फैमिली वाले बिल्कुल भी स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि यार ये चीज़ें ख़राब होती है, क्योंकि आजकल जो उस टाइम पे जो चल रहा था वो कि ये था कि जो भी बाहर रहते हैं, जो भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, वो सारे मतलब वैसे हैं, ख़राब लोग हैं। मेरी फैमिली के मतलब माइंड में ये चीज़ें थी, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस फील्ड में जाए। और बहुत ही नेगेटिव चीज़ें उन्होंने सुनी थी इधर उधर से, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं, अभी भी लोग इस लाइन को बहुत गंदा मानते हैं। तो फिर भी मैंने ये बोला कि नहीं भाई मुझे ये करना है। तो मैंने फिर डांस से स्टार्ट किया। डांस मैंने 8th क्लास से मैंने अपना डांस का किया, 7th या 8th में था, ठीक है। क्लासेस भी मैंने खोली थी और क्लासेस भी मैंने चलाई उस टाइम पे, सोचो। और अब तो बिल्कुल बेल बॉटम हो चुकी हूँ इस चीज़ में मैं। सो मैंने क्लासेस ज्वाइन करी और हमारा एक ग्रुप था, वो उसमें जाती थी मैं, प्रैक्टिस करते थे, और बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही स्ट्रगल किया उस चीज़ में भी। मैंने काफ़ी टाइम दिया डांस को, बट उसमें भी नहीं कुछ हो पाया। तो हमें ना एक हिप हॉप डांस इंटरनेशनल एक कंपटीशन था वो, तो हमने उसको क्रैक कर लिया था। उसका फर्स्ट हमने क्रैक कर लिया था। हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा लोगों को। सो हम नेक्स्ट राउंड में चले गए थे। वो नेक्स्ट राउंड जो था वो गोवा में था, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ जाके इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हमारे साथ कि हमारा जो ग्रुप था ना, उन्होंने क्या किया कि वैसे मेरे फादर ने मतलब जब हम जाने वाले थे ना, तो हम 7 लोग थे हम, जिसमें से 5 बॉयज़ थे और 2 गर्ल्स थे, एक मैं और एक और दूसरी लड़की। तो उन सबको ना पापा ने डिनर पे बुलाया, घर पे आए, देन उसके बाद डिनर किया। तो ऐसे ही पापा ना मेरे मतलब हाथ देखते हैं, तो उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने बोला कि तुम्हारे ग्रुप से ना एक बंदा बिछड़ जाएगा, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि एक जो तुम्हारे ग्रुप से एक चला जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। और जीत हार तो चलती रहती है, उन्होंने जीत हार का कुछ नहीं बताया, ताकि हमारे अंदर वो चीज़ ना रहे कि यार पापा ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। बोला कि ये तुम्हारा लक है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छे से मेहनत करो और अपना आगे जो भी है परफॉर्मेंस करो। तो उसके बाद मैं ये दिमाग में था कि यार ऐसा कौन सा बंदा है जो हमारे ग्रुप से जाने वाला है या फिर छोड़ने वाला है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार कहीं ये मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम ये कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाए तो भाई हम तो छोड़ो, इसमें से मैं ही निकल जाऊँगी बाहर। तो फिर हम वहाँ से निकले, हम गए गोवा। तो मेरी बहन का उस टाइम पे एग्ज़ाम चल रहा था, वो वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रही थी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती थी और पापा नहीं जा सकते थे, पापा जॉब करते थे और मम्मी तो फिर घर।
तो इसलिए पापा ने दीदी को भेजा और बोला कि कड़ी नज़र रखना इस पे। तो हम सब गए, बहुत सारे लोग गए थे, उनके पेरेंट्स भी साथ में थे, तो हम सारे गए वहाँ पे, रूम्स लिया और प्रैक्टिस करी। बहुत इंजॉय तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सोच के गए थे कि नहीं यार हमें ये राउंड क्रैक करना है। फिर उसका नेक्स्ट राउंड हमारा सिर्फ अमेरिका में था। तो सोचो, तो हमने जब वो किया ना, तो हम जब जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं ना, तो स्टेज पे गए तो एक जो लड़का था वो बहुत लंबा था, उसका नाम नहीं बताऊंगी, तो उसकी वजह से हमारा ग्रुप की जो धज्जियाँ उड़ी ना, बहुत ही गंदा सीन हो गया था। क्या हुआ, मुझे जंप करना था। हम जंप आसपास से दो लोग ऐसे जंप करवाते हैं ना, तो वो वाला हमारा था स्टार्टिंग में। तो उसने क्या किया था, उसने कुछ ऐसा लगाया था जो लगाते हैं, तो उसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया और वो ऐसे से हिल रहा था बिल्कुल, मतलब वो पी के आया था अगर मैं बात कहूँ तो, ठीक है। तो वो पी के आया था, तो उसने क्या किया, एक साइड से मतलब ढील, एक साइड से कम वो करा अपनी साइड से, मतलब ऐसा हो गया ऐसे करके, है ना। और एक ने तेजी से, सामने बगल वाले ने तेजी से ऐसे उछाला और मैं सीधा गिरी मुंह के बल स्टेज पे। सोचो, फिर भी मैं उठी और मैंने अपना कंटिन्यू रखा। तो उसमें जो स्क्रिप्ट था उसमें क्लियरली लिखा था कि अगर आप बैक जंप या कोई जंप या फिर कोई स्टंट नहीं कर सकते हो तो कोई कंपल्सरी नहीं है, अपना डांस आप करो, बट अगर करते हो और उसके दौरान गिर जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो हम हो गए डिस्क्वालीफाई सिर्फ उसकी वजह से। तो उसके साथ तो बहुत गंदा सीन हुआ। उसके बाद भी उसने मतलब उसको एक लत लग गई थी, तो उसको वहाँ नहीं मिला ना, तो बिल्कुल ही तड़प गया था कि मुझे ये करना है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। के बाद फिर हम घर गए, घर पहुँचे तो पापा को बताया कि हम बाहर हो गए और हमारे ग्रुप से एक जना चला गया, क्योंकि हमने उसको निकाल दिया था, क्योंकि ऐसा कोई हमें नहीं चाहिए था भाई जो ये ड्रग्स ले और ये ड्रिंक करे, है ना। डांस के लिए तो कभी मेरी फैमिली वालों ने कभी मना नहीं किया, बट एक्टिंग के लिए वो मना करते थे, क्योंकि हमारे साथ एक सीन हो गया था। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो मेरी बहन का है। उसने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और ये बोला कि नहीं कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा तो मैं तेरा साथ दूंगी। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुंबई भी गए हम डांस के लिए, बट एक्टिंग के लिए फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे एक्टिंग का कोर्स करना है। तो दीदी ने बोला कोर्स रहने दे, ठीक है, एक काम कर, तू ऑडिशन दे दे, तेरी जो है ना ऑलरेडी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने ऑडिशन दिया। कलर्स टीवी पे एक ऑडिशन चल रहा था, टीवी पे नहीं चल रहा था, मतलब उसका ही एक ऑडिशन चल रहा था। तो हमने गए गुड़गांव की साइड, ये पता नहीं अजीब सा नाम है वहाँ का। तो वहाँ गए, वहाँ पे ऑडिशन चल रहा था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मैं भी लगी हुई थी लाइन में। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो उसके बाद मैं ना सिलेक्ट हो गई, मतलब बेटी का रोल किया मैंने और मैं सिलेक्ट हो गई। बहुत स्क्रिप्टेड मैंने बहुत रटा और बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी मैंने, तो मैं सिलेक्टेड भी हो गई थी। बट शाम को जब उनका कॉल आया ना कि आप सिलेक्टेड हो, तो उनका जो टोन था वो ये था कि हे भावना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्टेड हो चुके हो और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या आप ये रोल के लिए कंफर्टेबल हो, आपको डॉटर का रोल मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ। तो उनने बोला कि ठीक है, आपको ऐसा भी मतलब सीन करने होंगे। तो मैंने कहा कैसा। तो उन्हें बोला कि वैसा नहीं, आपका टेंशन मत लो, बट कॉस्ट्यूम आप ड्रेसेस ये वो पहन सकते हो, ड्रेस पहन सकते हो शॉर्ट। तो मैंने कहा हाँ, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ मैं पहन सकती हूँ, बट सूट वूट मैं वेयर करती हूँ। तो उन्हें बोला ठीक है, ओके, आप सिलेक्टेड हो और आपका मतलब आप लेटर लेने आ जाओ, और अगर आपके सामने कोई नहीं है तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, उससे पहले आप आओ और ये एग्रीमेंट लेके जाओ, ठीक है। हम गए उस ऑफिस में, हम लेटर लेके आ गए। देन उसके बाद उसका दोबारा शाम को कॉल आता कि भावना, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं करना आपसे भूल ही गया, उस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं था और आप जल्दीबाजी में चले गए। तो मैंने कहा हाँ जी सर बोलिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुंबई में रहोगे, और मैं उस टाइम पे ना 11th क्लास में थी। तो उन्होंने बोला आप मुंबई में रहोगे और इतनी सारी चीज़ें होंगी, आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, स्टडी में तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा ना, और स्टडी तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब बाद में ओपन से कर लूँगी या फिर ऐसा कुछ, ऐसे बोला, साथ साथ मैं पढ़ लूँगी, ये कुछ भी ऑप्शन मैं वहाँ जाके देखूँगी कि मैं कैसे करूँ, पर मैं पढ़ूँगी आगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप दूसरा वाला कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो।
मैंने कहा दूसरा वाला कॉम्प्रोमाइज़। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, उस टाइम पे मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि कॉम्प्रोमाइज़ होता क्या है और क्या सीन है, क्या सियापे हैं ये। तो मैंने कहा सर हाँ मैं कर लूँगी, मैंने आपको बोला मैं स्टडी भी साथ में कर लूँगी, इतना तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब कुछ और है, आप सोच के मुझे बताना, ठीक है। और मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा फ़ोन काट दिया। मैंने कहा यार, मैंने दीदी से पूछा, ठीक है, तो दीदी कहती यार कॉम्प्रोमाइज़, कह रही यही होगा यार स्टडी वाला, इस स्टडी से रिलेटेड ही कोई बात होगी, तो क्या बात है, तू टेंशन क्यों ले रही है। मैंने कहा दीदी वो तो ऐसे कह रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब दूसरा वाला कॉम्प्रोमाइज़। मैंने कहा ये दूसरा वाला कॉम्प्रोमाइज़ होता क्या है। तो मेरी बहन को भी समझ में नहीं आया, तो हमने भाई मेरे एक दोस्त था उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है। तो उसने बोला तू पागल है। मैंने कहा क्या। कहता ये वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ है, मैं तेरे को समझा भी नहीं सकता, ठीक है, और अगर कोई और होता तो मैं बोल भी देता, अगर तेरी जगह कोई लड़का होता तो मैं बोल देता, बट मैं तुझे कैसे बोलूँ। तो मैंने कहा यार बताना यार, वो मुझसे पूछ रहा है यार, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे 1 हफ्ते में मुंबई जाना है और 1 साल का एग्रीमेंट साइन करना है मुझे। तो उन्होंने बोला कि तू सोच देख, वो चीज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब वो होता है जो मुझे क्लियरली उन्होंने बताया, मतलब वैसे डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्ट वे में कुछ बताया कि ये चीज़ गलत है और ऐसा वैसा। भाई मेरे तोते उड़ गए। मैं कह रही यार ये भी सियापे होते हैं, क्योंकि एक बार एक डायरेक्टर था, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम लूंगी मैं, रोहित खटक। तो उन्होंने काफ़ी समझाया, भावना देखो तुम इस लाइन में जा रही हो तो ये लाइन बहुत तुम्हारे लिए बहुत गंदी है, गर्ल्स के लिए बहुत गंदी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइन को ख़राब कर रखा है। ऐसे डायरेक्टर है जो बीच बीच में तुम्हें मतलब पिंच करेंगे, तुम्हें बोलेंगे कि हम तुम्हें एक्ट्रेस बनाएंगे और तुम ऐसा करो, है ना, वो तुम्हारे साथ गलत करेंगे। तो थोड़ा सा इस लाइन में तुम बच के रहना। उसका कॉल आ रहा बार बार, मैंने कट करा, फिर कॉल आ रहा बार, फिर मैंने कट करा, और फिर दीदी ने उठाया। दीदी ने बोला कि भावना बाहर है, मैं आपकी बाद में बात कराती हूँ। तो उन्हें बोला ठीक है, आप प्लीज़ बात करा देना भावना से मेरी, ठीक है। तो कंटिन्यू कॉल आता रहा यार, मानोगे नहीं 3-4 दिन तक कंटिन्यू कॉल आता रहा। फिर मैंने उठाया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार क्या है। मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हाँ जी सर बोलिए। तो कहते आपने सोचा उस कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में। मैंने कहा सर देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, जो आपकी बातों में आके और मतलब आप बड़े बड़े सपने दिखाओ और मैं बोलूँ कि हाँ सर मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। बट मैंने हाँ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो, तो इसलिए मैंने यस बोला। आपने बोला मुझे सोच के बताना, तो मैंने किसी और से पूछा, तो उसका मीनिंग तो कुछ और ही निकला। तो मैंने कहा सर देखो ऐसे भी मैं नहीं कुछ बनना चाहती, अपने पेरेंट्स का नाम डुबा के अगर मैं कुछ बन रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी में तो लालच है। अगर इस तरीके से मैं कुछ अचीव कर रही हूँ तो भाई मुझसे बड़ी बेवकूफ़ और मुझसे घटिया कोई बेटी नहीं हो सकती। तो मैंने उसको साफ मना करा और फिर फ़ोन काट दिया। और तुम मानोगे नहीं, मैंने अभी तक कोई ऑडिशन नहीं दिया, बिल्कुल सोचा भी नहीं, मतलब मेरे डर अंदर बैठ गया था। मैंने कहा यार जगह जगह पे ऐसे लोग रहते हैं यार। अब मुझे रोहित खटक की बात याद आने लगी। मैंने कहा यार वो भी ऐसे कहते थे, वो भी डायरेक्टर है बट वो तो अच्छे है। तो मैंने उनके साथ भी काम नहीं किया, उन्होंने भी बोला मुझे काम के लिए, बट मैंने उनके साथ भी काम नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत डर बैठ गई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मेरा नॉर्मल लाइफ चल रहा था, 12th क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, ठीक है। मैं अपना ध्यान भटका रही हूँ कि यार मुझे एक्टिंग लाइन से बाहर ही निकलना है। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस रील्स बनाती थी छोटी मोटी, वो भी पता कितने लाइक्स आते थे, 100 लाइक, 200 लाइक, 300 लाइक, उससे ज़्यादा तो आते ही नहीं थे, ठीक है। व्यूज़ आते थे 1000, 2000, 3000, 4000 बस, ठीक है, ये चीज़। तो मैंने कहा चल छोड़ यार, मैंने कहा इससे भी कुछ नहीं रखा, ठीक है। और फिर मैंने सोचा था एक बार कि यार यूट्यूब चलाना चाहिए। तो मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो रील्स का मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी लाइफ में कोई आया, वो मैं आपको डिटेल में स्टोरी बताऊंगी कि कौन आया, कैसे क्या हुआ, ब्ला 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 ब्ला। मेरी लाइफ में कोई आया। और हाँ मैं आपको ये बता दूं कि मेरी फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते थे। मेरी बहन ने इतना, मतलब सच बता रही हूँ, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि अभी तक ना मैं उसका जितना भी कर्ज है ना वो नहीं चुका सकती, पैसे वाला नहीं, लेकिन उसने जितने एफर्ट्स मेरे लिए डाले हैं ना कोई बहन नहीं कर सकती। अपनी इच्छा मार के उसने मेरे सपने पूरे करे हैं। इतनी अच्छी लड़की है वो, कोई बहन इतना साथ नहीं देती। मेरे को सब कहते हैं यार तेरी बहन इतनी अच्छी है, दोस्त की जैसी तेरे साथ रहती है, तेरी हर बातें मानती है, तेरी हर बातें मतलब तुझसे शेयर करती है, तू उससे शेयर करती है, वो किसी को बताती भी नहीं। आज तक उसने मेरी बात ना पापा को बताई ना मम्मी को बताती है। अगर मैं उसको बोल दूँ कि ये बात मत बताइए प्लीज़, ये पर्सनली है या सीक्रेट है,
तो हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं रहती जो अलग अलग हम कर रहे हो या फिर अलग अलग सियाप पे चल रहे हो हमारे जैसे। और हमें होते बहनों में बातें छुपाते हैं, किसी का बॉयफ्रेंड ये होता है वो होता है, हमारे बीच में खुलेआम चलता था। अगर बॉयफ्रेंड होगा तो बता दे भाई। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहन ने बहुत अहम भूमिका निभाई है मेरी लाइफ में और अभी तक निभाती है। तो बहुत लड़ाई करती हूँ उससे, झगड़ा करती हूँ, मुंह चलाती हूँ और उसको बक 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 बक, बक बोलती रहती हूँ, बट मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं उसको सुनाती हूँ। और शायद वो ना होना तो मेरा काम भी ना बने, मैं कभी खड़ी ना हूँ जिंदगी में अपने पैरों में, मैं उसकी वजह से खड़ी हूँ। तो इतना सपोर्ट किया, आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। मेरे पापा मम्मी को उसने मनाया है कि कुछ नहीं होता, उसको जाने दो, उसको जाने दो। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो काम करते वो भी किया मैंने। मूवीज़ में मैंने वर्क किया है, एल्बम में मैंने वर्क किया है। मैं 1000 रुपये में एक दिन शूट, ठीक है, तो हम 900 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 2000 में, 3000 में, ऐसे ऐसे करके शूट बताती थी, जाना पड़ता था और भाई पूरा दिन खराब हमारा। तो ये सियाप पे मैंने कहा यार कब तक करूँगी। बहन अकाउंट साइड से, मैं आर्ट साइड से हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन के अलावा कुछ नहीं किया है। और ग्रेजुएशन मेरी अब कंप्लीट हुई है, को बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर वो एक्टिंग भी छोड़ दी क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कोई शैतान आ गया था जिसकी वजह से मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। अपनी लाइफ मतलब अपना ड्रीम, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कुछ। इनफैक्ट मैंने अपनी बहन को भी उसके मारे छोड़ ही दिया था, आप मानो छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि तुम्हारी बहन कहीं तुमको मेरे लिए भड़का ना दे और तुम मुझसे कहीं दूर ना हो जाओ। ये स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट उसमें या फिर सोचूंगी, क्योंकि ये बहुत ही मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये स्टोरी बोलना। और बहुत ख़तरनाक टाइम था ये मेरा, जो अभी तक मतलब उसका घाव है, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए कोई गलत नहीं सोचा और सामने वाला हर कोई मेरे बारे में गलत सोच के चला जाता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। सामने वाला अगर कोई मेरा दुश्मन भी होगा ना, मैं उसकी मदद करने भाग जाती हूँ। अरे छोड़ यार, दुश्मनी अपनी जगह है लेकिन उस बंदे की मदद अपनी जगह है, ठीक है। बट फिर भी भगवान ने ऐसा पता नहीं क्या करते हैं मेरे साथ। मेरा लक ही इतना गंदा है, सच बता रही हूँ, मैं ही गंदी हूँ। अभी भी ना मैं इतना स्ट्रगल करती हूँ ना, लोगों को ऐसी ही कामयाबी मिल जाती है, नॉर्मली कामयाबी मिल जाती है। मैं देखती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं आप बोलोगे दीदी ये कामयाबी इतना आसान बात नहीं है बोलना कि कामयाबी ऐसे ही मिल जाती है, बट अगर एफर्ट्स डाले ना कामयाबी मिल जाती है। बट मुझे आज तक नहीं मिली, ये क्यों जब भी मैं कोई चीज करती हूँ मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है, क्यों? ये मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता। बट फिर भी मैं ना बहुत हिम्मत रखती हूँ और भगवान से यही बोलती हूँ कि आप ही हो मेरा सहारा, कोई नहीं है। आप ही अच्छा करोगे, आप ही बुरा करोगे, बस बात खत्म। तो उसका ये था जॉब नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, ब्ला 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 ब्ला, घर पे पड़े रहो, घर पे पड़ी रहती थी। ये मैं स्टोरी में आपको बताऊंगी। देन उसके बाद जब सारी चीजें खत्म हुई तब मुझे समझ में आया कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। अब समझ में आया मैं कौन हूँ। मैंने ऐसी इमोशनल होके एक स्टोरी, एक रील डाली, वो इतनी वायरल हो गई। लोग बिल्कुल, मैंने दिल से बोली और मैंने अपना दिल शांत करने के लिए बोली कि यार मुझे बस शांत रहना है। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मैं ना मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पा रही थी। मैं फैमिली वालों को उन पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं अपने उसमें बिल्कुल ही डूब गई थी। मैं मतलब इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि रातों को नींद नहीं आती थी, सुबह आँख खुल जाती थी, है ना। 24 घंटे लेटने का मन करता था, कुछ काम करने का मन नहीं करता था, ठीक है। और ऐसा हो गया था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। और कभी फिर फील होता था कि यार मेरे माँ बाप भी हैं, पर फिर उस चीज को मैं भूलने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। बहुत गंदा टाइम था यार। थैंक गॉड भगवान आपने इस चीजें पहले ही साइड कर दी, ठीक है। कुछ अनहोनी होने से अच्छा है कि सब कुछ क्लियर हो गया। खैर, देन उसके बाद जो भी हुआ वहां से बाहर निकले। और भावना क्या है, भावना बस कर। मैं इमोशनल हो जाती हूँ उस बात से, तो बिल्कुल हो जाती है, इसलिए मैं वो स्टोरी खोलती ही नहीं हूँ। ओके, सो उसके बाद जो हुआ तो सारी चीजें साइड हो गई, है ना। और फिर मैंने एक रील डाला और वो वायरल हो गई, बिल्कुल लोग पसंद करने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ये हो गया कि अब तो भाई मेरे दिल की बात सब सुनना चाहते हैं, क्यों ना मैं बोलूं। अगर सब इस चीज से कुछ सीख रहे तो मैं बोलूं। मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यार जा,
भाड़ में गई बातें, भाड़ में गई लोगों की बातें, भाड़ में गई रिश्तेदारों की बातें। अब तो मुझे बोलना है और मैं अपने दिल की बात बोल के रहूंगी। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई लोगों के सामने बोलने की कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या फिर मेरे साथ ये हुआ है। मैंने सब बोला क्योंकि मैं अपने दिल में रख रही थी ना, तो मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी और शायद मैं मर भी जाती। सच बात बता रही हूँ, आज मैं आपको, मैं मर जाती। बट वहां से मेरी किसने मुझे बाहर निकाला? मेरी बहन ने। मेरी बहन ने मुझे इतनी हिम्मत दी ना कि देख भावना, तू बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है तू, और तू बहुत कुछ अचीव कर सकती है, और तुझे देख के ना मुझे लगता भी है कि तू कर लेगी। तो हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। किसी ने जो गलत किया है तो वो उसी को सजा मिलेगी। और अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, टाइम रहते सारी चीजें सही हो गई है ना, और मैं तेरे साथ हूँ। चल एक काम कर, तू अपना दिल हल्का करने के लिए रील्स बना। देख लोग कितने तेरी रील्स को पसंद कर रहे हैं, देख कितने लाइक कर रहे हैं, देख कमेंट्स देख कितने अच्छे अच्छे आ रहे। दीदी आप कितना मोटिवेट करते हो, दीदी आप कितने अच्छे हो, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना, थैंक यू सो मच। मैं इसको अभी तक नहीं भूल पाती हूँ। ठीक है ना वीडियो तो वो खुद इमोशनल हो जाएगी, आई नो, बट थैंक यू सो मच दीदी कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और उस चीज से अगर किसी ने बाहर निकाला है तो मेरी बहन है, मौत के मुंह से। सो थैंक यू दीदी को, मैं थैंक यू, मैं कभी अपने मुंह से उसको थैंक यू नहीं बोला, बट सामने नहीं बोला जाता मुझसे, बट यहाँ पे थैंक यू सो मच दीदी। गोल्ड से भी बड़ी है मेरी बहन। गोल्ड एक होता है ना, गोल्ड लोगों को पसंद होता है, उससे भी बहुत बड़ी है डायमंड। मैं चाहती हूँ हमेशा मेरे साथ रहे, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। खैर, बहुत चीजें फेस करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि अगर लोग पसंद करें ये चीजों को ना, तो मैं इसी में निकलूं। खैर धीरे 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 सब ठीक होता गया, फॉलोअर्स बढ़ते गए, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। तो बट अभी भी वो जो चीजें मुझे चाहिए थी, जैसा मुझे चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला। तो जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और मुझे इमोशनल करने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे मत रुलाया करो प्लीज। तुम तो कम से कम मुझे खुश देखा करो। मेरी जिंदगी में बहुत सियापे हुए हैं। तो फिर मैंने YouTube स्टार्ट किया। उसके बाद ये तो मैं भूल ही गई, YouTube स्टार्ट किया। मुझे लगा इसमें कॉमेडी बनाना चाहिए, बहुत हो गया रोना धोना, तो इसमें कॉमेडी बनाना चाहिए। तो मैंने नंद भाभी, दीदी ने मेरा मतलब दीदी ने ही आइडिया दिया, नंद भाभी बनाते हैं, तो हमने नंद भाभी बनाया। वो भी अच्छी चली गई, तो हमने बनाते गए। तो अब मैं ये स्टोरी बताऊंगी क्योंकि बहुत हो गया है। अपने दिल की बात तो बता ही सकती हूँ ना तुम्हें, है ना। रो सकती हूँ ना मैं तुम्हारे आगे, कम वक्त। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। मैं बहुत बोलती हूँ और किसी को मेरी बातें बहुत बुरी लग जाती है। आई नो आपको नहीं लगेगी। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरा स्टोरी इतने ध्यान से सुन रहे हो। और नीचे कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ लगी कि ये मुझे बताना चाहिए। आप बोलोगे वो स्टोरी बता दो दीदी, तो बहुत जल्द वो लाऊंगी मैं वो स्टोरी। और तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।